सभी का विद्या भारती की ओर से संचालित ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले जो टॉपिक के अंदर अपन इस चैप्टर फर्स्ट का डिस्कशन कर रहे थे, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, चैप्टर नंबर फर्स्ट अपन ने स्टार्ट किया था। उसमें अपन ने ठोस क्या होते हैं, ठोस द्रव गैस में जनरल थोड़े से अंतर, और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, है ना, अंतराणिक आकर्षण बल और ऊष्मीय ऊर्जा के आधार पर जो ठोस है वो किस तरह से चेंज होते हैं, ठोस टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। इस तरह से अपन ने देखा था कि कौन से दो फैक्टर वो काम करते हैं। उसके बाद में मैंने बताया था कि ठोसों के प्रकारों का अपन अध्ययन करेंगे। तो देखो, ठोसों के प्रकार होते हैं, यहाँ पर ठोस जो है वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, ठोसों के प्रकार, है ना, ठोसों के प्रकार। अब देखो, जाहिर सी बात है, कोई प्रकार होगा तो उसका कोई ना कोई आधार तो होगा ही। तो अवयवी कणों की ज्यामिति के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर जो है ठोसों को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय मतलब होता है एक निश्चित आकार, निश्चित ज्यामिति, ठीक है। और दूसरा अक्रिस्टलीय का मतलब होता है अनिश्चित आकार, अनिश्चित ज्यामिति। अमोर्फस का मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी ज्योमेट्री या फिर अमोर्फस एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, तो उससे ये नाम पड़ा है अक्रिस्टलीय, ठीक है। तो दो तरह के ठोस होते हैं अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। पहला होता है अपना क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, अमोर्फस, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अब मैं तुम्हें बात बताऊं कि जो क्रिस्टलीय ठोस है उसमें पहला जो गुणधर्म है, कुछ 6-7 गुणधर्म होते हैं। उसमें पहला गुणधर्म होता है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ना, उनकी एक निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामिति होती है। अगर मैं क्रिस्टलीय ठोस बना करके बताऊं तो कुछ यहाँ पर देखना इस तरह का अरेंजमेंट मिलता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना के बता देता हूँ। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं उनमें किस तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है। ये जो गोले बना रहा हूँ ये इनके अवयवी कण हो गए, ठीक है। ये कुछ इस तरह का एक अरेंजमेंट जो है एक क्रिस्टलीय ठोस के अंदर पाया जाता है। क्रिस्टलीय ठोस में किस तरह का कुछ एक अरेंजमेंट पाया जाता है। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस है ना, उसके अंदर एक निश्चित अरेंजमेंट नहीं पाया जाता। उसके अंदर जो अरेंजमेंट होता है ना, वो कुछ अनिश्चित तरह का होता है। जैसे एक जगह तो तुम्हें मान लो इस तरह से मिल गया, एक जगह मान लो तुम्हें इस तरह से मिल गया, ठीक है, और एक जगह कुछ इस तरह से मिल गया, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग अरेंजमेंट मिलता है। पूरे क्रिस्टल में कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट अपन को मिलता नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, क्योंकि अनिश्चित अरेंजमेंट होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, और यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट होता है। अच्छा, इन ठोसों की दूसरी खास बात ये भी है कि ये जो ठोस होते हैं ना, इनका एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक पर्टिकुलर तीक्ष्ण का मतलब होता है शार्प, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब एग्जैक्ट एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक विशेष मान होता है। जैसे मान लीजिए किसी का मेल्टिंग पॉइंट, कोई ठोस है, सपोज कोई भी ठोस है, सोडियम, मैग्नीशियम, अपन एग्जांपल ले लेते हैं, उनका 105 डिग्री क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। 105 डिग्री सेंटीग्रेड उसका एक मेल्टिंग पॉइंट है सपोज, ठीक है। तो वो जो ठोस है वो 105 डिग्री पर ही पिघलेगा, न तो उससे एक पहले और न ही एकदम से उसके बाद में। और मतलब उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो एकदम से ही क्या हो जाएगा, मेल्ट होके लिक्विड में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये तापकीय विशेष परास पर पिघलते हैं। मतलब विशेष परास मतलब जैसे 102 डिग्री से 107 डिग्री, इन इतनी परास के बीच में वो कितने भी टेम्परेचर के ऊपर वो पिघलना क्या हो सकते हैं, स्टार्ट हो सकते हैं। अच्छा, ये एकदम से नहीं पिघलते, ये एकदम से नहीं पिघलते, धीरे धीरे करके पिघलते हैं। इसीलिए इन्हें कहा जा सकता है कि इन्हें, ये जो इनकी विशेष तरह से पिघलते हैं, यानी कि धीरे धीरे पहले तो मुलायम होंगे, पिघलना जब स्टार्ट होंगे तो पहले तो मुलायम होंगे, फिर जो है वो मेल्ट होंगे। ऐसा कहते हैं ये जो है ना, ये इन्हें सांचों में ढालकर, जैसे मोम नहीं होती क्या, या प्लास्टिक नहीं होते, तो उन्हें सांचों में ढालकर जो है वो क्या किया जाता है, इच्छित आकार दिया जा सकता है। जैसे कांच और प्लास्टिक, प्लास्टिक भी जो है वो क्या है, एक अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट आता है, इन्हें आसानी से दो भागों में विभक्त किया जाता है। अगर आप तेज
तेज धार वाले, जैसे मान लीजिए एक सॉलिड है कोई, ठीक है, ये आयनिक ठोस है या कोई भी NaCl का क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल ये ठोस है सपोज, है ना, मानते हैं ये क्रिस्टल ये ठोस है। तो जब हम इसको तेज धार वाली आरी से इसको काटेंगे तो इसकी दो सरफेस बनेगी, दो भाग होंगे काटने पर बीच में से। तो इसका ये वाला भाग और ये वाला भाग, दोनों की जो सरफेस रहेगी, आगे वाली सरफेस जहां से कटा है, वो दोनों क्या रहेगी, स्मूथ रहेगी, चिकनी रहेगी, मतलब समान भागों में विभक्त किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर दो अनियमित सतह में कटेगा, यानी कि दो समान भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता, थोड़ा उबड़ खाबड़ लगेगा। दूसरी चीज आती है इनकी एक निश्चित क्रिस्टल के ठोसों की निश्चित गलन एंथैल्पी होती है और इनकी एक अनिश्चित गलन एंथैल्पी होती है, मतलब कोई फिक्स गलन एंथैल्पी नहीं होती। गलन एंथैल्पी बोले तो गलन की गुप्त ऊष्मा या गलन ऊष्मा। तो यहाँ पर देखो क्यों इनकी अनिश्चित होती है, क्यों इनकी निश्चित होती है, तो मैंने बताया ना, इनका तो मेल्टिंग पॉइंट एक निश्चित होता है, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट निश्चित नहीं होता, एक परास में होता है, इसीलिए इसकी अनिश्चित होती है। इस परास के ऊपर निर्भर करती है, इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेल्ट होते हैं, इसीलिए ऊष्मा भी इनकी क्या होती है, पर्टिकुलर होती है, विशेष उनकी निश्चित गलन एंथैल्पी होती है। तीसरा है, पांचों पॉइंट देखने से पहले छठा पॉइंट देख लो, ये वास्तविक ठोस होते हैं। ये वास्तविक ठोस होते हैं क्यों? क्योंकि अवयवी कणों की निश्चित ज्यामिति व्यवस्था पाई जाती है तथा इन्हें आसानी से दो समान भागों में क्या किया जा सकता है, विभक्त किया जा सकता है। इसके अलावा ये आभासी ठोस होते हैं, जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, आभासी ठोस होते हैं। इसके साथ में इन्हें एक और वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है, अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव, अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव क्यों क्या कहा जाता है? क्योंकि आपने देखा होगा कभी, जैसे आप ऑब्जर्व करना, जैसे बड़े बड़े कांच के जो जैसे अपन मारवाड़ी में बोलते हैं कांच के भांड, या फिर जो कांच के पात्र होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे अचार वगैरह रखते हैं या कोई लैब में काम करते हैं, तो लैब में भी देखा होगा, ज्यादा धूप लगने से, कभी कभी धूप लगने से, जैसे बहुत पुराने कांच के जो बर्तन होते हैं उनकी ऊपर वाली सतह, जैसे कांच का ये बाउल है तो इसकी ऊपर वाली सतह पिघलना स्टार्ट हो जाती है, पिघल पिघल के वो नीचे जमा हो जाती है, जिससे ऊपर वाली सतह तो पतली, यानी कि ऊपर वाली जो बॉर्डर है वो तो पतली, लेकिन इसके बजाय जो नीचे वाली बॉर्डर है वो मोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि धूप लगने से या गर्म जो ताप लगने से जो है ये वाला जो सरफेस है कांच के बाउल का, वो क्या हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे मेल्ट होकर वो नीचे जमा हो जाता है। तो ऊपर वाला तो पतला हो जाता है, ऊपर वाली बॉर्डर, और नीचे वाली बॉर्डर क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसलिए इसे अपन बोलते हैं अतिशीतित द्रव, क्योंकि इनमें बहने का गुण पाया जाता है। कांच को एक सीधा सवाल बनता है, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, इसे अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? क्योंकि कांच का गलनांक निश्चित नहीं होता, ये सदाबहार क्वेश्चन होता है। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? क्योंकि आंसर भी क्या लिखेंगे, क्योंकि ये अक्रिस्टलीय ठोस है, इसीलिए इसमें बहने का गुण पाया जाता है, क्योंकि इनका गलनांक निश्चित नहीं होता, इसीलिए इन्हें अतिशीतित द्रव कहा जाता है। दूसरा है इनकी, अच्छा अब पांचों पॉइंट देखते हैं। पांचों पॉइंट में आप विषमदेशिक प्रवृत्ति, एनाइसोट्रोपिक नेचर, क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं ना उनका एनाइसोट्रोपिक नेचर होता है। क्रिस्टलीय ठोसों का क्या होता है, एनाइसोट्रोपिक नेचर होता है। एनाइसोट्रोपिक नेचर क्यों होता है? क्योंकि देखिए अगर अपन एक्चुअल में एनाइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि वो जो क्रिस्टलीय ठोस है उनके अलग अलग डायरेक्शन के अंदर, अलग अलग दिशाओं में जाने पर अपन को जो उनके भौतिक गुणधर्म है, जैसे कि अपवर्तनांक हुआ, उनकी विद्युत प्रतिरोधकता हुआ, उनकी विद्युत चालकता हुआ, ये सब क्या मिलेंगे अपन को, भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। इसमें देखो जैसे इस डायरेक्शन में तुम गए तो इसमें ये वाला अरेंजमेंट मिला अपन को, ठीक है। इस डायरेक्शन में गए तो यहाँ पे खाली है, ये वाला अरेंजमेंट मिला अपन को। इस डायरेक्शन में गए तो ये वाला अरेंजमेंट जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अरेंजमेंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको मैं इनको तो प्लस इनको इस तरह से अगर मैं दिखा दूं, इनको किस तरह से दिखा दूं, इस तरह से अगर मैं दिखा दूं इनको, एक जैसे ये वाला खाली गोला हो गया, ये वाला भरा हुआ गोला हो गया, ठीक है। और ये इस तरह से अगर मैं ये अरेंजमेंट दिखा दूं यहाँ पे, है ना, तो ये अरेंजमेंट अगर मैंने इस तरह से दिखा दिया है, सेम ऐसा ही यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कुछ ब्लैक और कुछ क्या हो जाएगी, खाली गोले हो जाएगी, ठीक है। कुछ ब्लैक और कुछ खाली गोले हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले खाली फिर ब्लैक। अब देखो इस डायरेक्शन में गए तो पहले व्हाइट गोला या फिर खाली गोला और फिर उसके बाद में ब्लैक, है ना, जो लाइन जो बनाया वो ब्लैक। इस तरह का अरेंजमेंट, खाली ब्लैक, इस तरह का अरेंजमेंट मिल रहा था।
यहाँ पे पहले क्या आया, ब्लैक आया, यहाँ पे पहले क्या आया, ब्लैक आया, तो अरेंजमेंट चेंज हो गया ना, यहाँ पे पहले ब्लैक और उसके जस्ट बाद में क्या आया, ब्लैक आया, लेकिन इसमें क्या आ रहा था, खाली ब्लैक, यहाँ पे पहले ब्लैक आ गया। तो जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है, अच्छा इस डायरेक्शन में गए तो, इस डायरेक्शन में गए तो दो खाली खाली एक साथ आ गए, तो हर डायरेक्शन में जाओगे, हर दिशा में जाओगे, ये मैंने क्या बताया बोले, ये क्या है, अवयवी कण। अवयवी कण के रूप में क्या हो सकते हैं, कोई भी परमाणु हो सकता है, कोई भी आयन हो सकता है, कोई भी अणु हो सकता है, ठीक है। तो ये हर डायरेक्शन में जाने पर इनका अरेंजमेंट अपन को अलग अलग मिलता है, इसीलिए ये क्या दिखाते हैं, विषमदेशिक प्रवृत्ति दिखाते हैं। दूसरी चीज समदेशिक प्रवृत्ति, यहाँ पर देखो, अगर तुम जैसे तुमने कभी दूरदर्शन के अंदर जब लाइट जाती है तो वो झरझर सा आता था ना, जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, आज भी कईयों के पास होंगे, है ना, तो ब्लैक एंड व्हाइट वो एक स्क्रीन आती है ना ब्लैक एंड व्हाइट, तो उसमें देखो तुम्हें पता नहीं चलता कि ब्लैक कहां पे है, व्हाइट कहां पे, ब्लैक कहां पे, व्हाइट कहां पे, ठीक है, क्योंकि एकदम होच-पोच सा अरेंजमेंट रहता है। या किसी शादी में जाओ, किसी शादी के अंदर भी एकदम से भीड़-भाड़ वाली जगह में चले गए, वहां पे बच्चे कहां, बूढ़े कहां, एज्ड कहां, महिलाएं कहां, सब अलग-अलग नहीं होते, सब एक ही जगह इकट्ठे हुए रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं मिलता, तो सब जगह एक जैसा ही अपन को देखने को मिलता है, तो अपन तो कहेंगे इधर भी वैसा ही है, इधर भी वैसा ही है, इधर भी वैसा ही है, सेम ऐसा ही है। यहाँ पे देखो, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो भी मुझे हौच-पौच अरेंजमेंट, मतलब एकदम भीड़-भाड़ मिलेगी, एकदम इरेगुलर अरेंजमेंट मिलेगा, इधर भी जाऊंगा तो भी वैसा ही मिलेगा, तो एकदम से कैसा लगता है कि जिधर भी जाओ एक जैसा अपन को हौच-पौच वाला या भीड़-भाड़ वाला अरेंजमेंट या इरेगुलर अरेंजमेंट अपन को मिल रहा है। इसीलिए समान प्रतीत होने वाले गुणों के कारण किधर भी चल जाओ एकदम ही भीड़-भाड़ दिखेगी, इसीलिए वो देशिकता, मतलब दिख रहा है एक जैसा ही अरेंजमेंट दिख रहा है, वो क्या है, इरेगुलर, मतलब इधर भी भीड़-भाड़, उधर भी भीड़-भाड़, इधर भी भीड़-भाड़, वहां भी बच्चे बूढ़े, यहाँ भी बच्चे बूढ़े, महिलाएं, यहाँ भी बच्चे बूढ़े, महिलाएं, सब एक जगह ही है, ठीक है। तो यहाँ भी अणुओं का जो है इरेगुलर अरेंजमेंट मिलता है, किसी भी डायरेक्शन से चले जाओ तुम्हें असमान अरेंजमेंट मिलेगा, लेकिन समान अरेंजमेंट मिलेगा, ऐसा दिखेगा कि यहाँ भी होच-पोच है, यहाँ भी होच-पोच है और यहाँ भी होच-पोच है, भीड़-भाड़ एक जगह, हर जगह दिखाई देती है, इसीलिए हमें भौतिक गुण जो है उनके हर जगह किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ समान दिखते हैं, मतलब तुम बता नहीं सकते कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ठीक है, तो इसीलिए इसे अपन दिखाते हैं समदेशी प्रवृत्ति, और इनके जो भौतिक गुणधर्म है वो अपन को क्या दिखते हैं, समान दिखते हैं। एक है दीर्घपरासी व्यवस्था, मतलब जैसे इस लाइन में गए ना, ये वाला पॉइंट, अब ये वाला पॉइंट समझो, इस लाइन में गए तो परास जो है इसकी दूर तक यही मिलेगी, ठीक है, इस वाली लाइन में गए तो ऐसी ही परास दूर तक मिलेगी। परास मतलब अवयवी कणों का, या दीर्घपरासी व्यवस्था मतलब क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों का जिस लाइन में शुरू हो गए वैसा ही अरेंजमेंट दूर तक अपन को मिलेगा, जैसे इसमें शुरू हो गए तो पहले व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, ऐसा दूर तक मिलेगा, जहां तक क्रिस्टलीय ठोस की सीमा है, यहाँ पर ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, ऐसा मिलेगा, यहाँ पे व्हाइट, ब्लैक, व्हाइट, ब्लैक, दूर तक मिलेगा, ठीक है। अरेंजमेंट अलग है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक लाइन में गए उस लाइन में वैसा ही अरेंजमेंट अपन को दूर तक मिलेगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अरेंजमेंट तुम्हें हर जगह अलग होता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए अपन इसे क्या कहते हैं, लघुपरासी व्यवस्था। और लास्ट पॉइंट जो है इसके एग्जांपल, जितने भी आयनिक ठोस हैं जैसे NaCl हुआ, KCl हुआ, ZnS हुआ, ठीक है, इसके अलावा अमोनिया वगैरह, वो सब किस में आते हैं, क्रिस्टलीय ठोस में आते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस में एक तो आता है कांच और एक आता है प्लास्टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कांच को किस में रखते हैं, और इसमें एक क्वार्टज, ठीक है, ये किस में आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वार्टज क्रिस्टलीय ठोस में आता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। अगली क्लास के अंदर जो है अपन पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के भी प्रकार, ठीक है।